हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रुप्स या कलेक्शंस जैसे एक क्रिकेट टीम या ताश की गड्डी मैथमेटिक्स की बुनियाद कैसे बन सकती हैं? हाँ, या फिर रिश्ते जैसे टीचर स्टूडेंट का रिश्ता। बिल्कुल। या नंबर्स के बीच छोटा है का रिलेशन मैथ में कितने इम्पोर्टेंट हैं ये सब। सही। आज हम इन्हीं फंडामेंटल आइडियाज को थोड़ा खोलेंगे। हम्म। हम एक गहरी चर्चा कर रहे हैं सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस की दुनिया में। हाँ, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है एक तरह से। राइट। हम कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मटेरियल और कुछ ऑनलाइन एक्सप्लेनेशंस को बेस बनाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और अपना मिशन है इन कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना, सिंपल बनाना। अच्छा। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स के हर ब्रांच का बेस है, ज्योमेट्री से लेकर प्रोबेबिलिटी तक, इवन कंप्यूटर साइंस में। तो हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड होते हैं। हाँ, एक सिंपल सी कलेक्शन से शुरू होकर कैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मैपिंग्स तक पहुंचते हैं। सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कॉन्सेप्ट शुरू कितने सिंपल होते हैं पर कितने पावरफुल बन जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा खोलते हैं। फिर शुरू करते हैं सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, सेट से। तो सेट क्या है? सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल? जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ बिल्कुल। या इंडिया की नदियां। हमारे सोर्स मटेरियल में जॉर्ज केंटर का नाम आता है, जिन्होंने इस सेट थ्योरी को डेवलप किया। राइट। तो वेल डिफाइंड यहाँ पर कीवर्ड है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं कि कोई चीज उस कलेक्शन में है या नहीं। जैसे गंगा नदी इंडिया की नदियों के कलेक्शन में है, ठीक है। पर नील नदी नहीं है। सिंपल। लेकिन अगर हम कहें दुनिया के 5 सबसे मशहूर मैथमेटिशियंस, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि मशहूर सब्जेक्टिव है। एग्जैक्टली। क्राइटेरिया हर किसी के लिए अलग हो सकता है, इसलिए वो एक सेट नहीं बनाएगा। क्लैरिटी वो बहुत जरूरी है। ओके। फिर कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो मैथ में बार बार यूज होते हैं, जैसे n। नेचुरल नंबर्स 1 2 3, हाँ। फिर z यानी इंटीजर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब। सही। फिर q, रैशनल नंबर्स। जो pq फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। करेक्ट। और r, रियल नंबर्स, मतलब सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पर होते हैं, रूट्स, पाई, सब कुछ। और इनके पॉजिटिव वर्जन्स को z प्लस q प्लस r प्लस से दिखाते हैं। बिल्कुल। तो सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं ना। हाँ, और सेट्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे ए, बी, सी, और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से ए, बी, सी। और वो सिंबल इन बिलोंग्स टू। हाँ, अगर एलिमेंट ए सेट ए में है तो ए इन ए, और अगर नहीं है तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग टू। सिंपल नोटेशन है। जैसे वावल्स के सेट वी में ए इन वी लेकिन बी नॉट इन वी। परफेक्ट। अच्छा, अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के या लिखने के दो मेन तरीके हैं, राइट? हाँ, 2 तरीके हैं। पहला है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। इसमें हम सारे एलिमेंट्स को बस लिस्ट कर देते हैं, कॉमास से अलग करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हाँ बिल्कुल। जैसे 7 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होगा 2 4 6, या 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स 1 2 3 6 7 14 21 42। ओके। रोस्टर फॉर्म में 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। एक, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अच्छा, 1 2 3 और 3 1 2 सेम सेट है। हाँ, एक ही बात है। दूसरा, एलिमेंट्स को जनरली रिपीट नहीं करते। जैसे स्कूल वर्ड के लेटर्स का सेट। हाँ, वो होगा S C H O L। ओ 2 बार है वर्ड में, पर सेट में एक ही बार आएगा। ठीक है, समझ गई। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते, तो फिर हम उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी बताते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ उस सेट के एलिमेंट्स में हो, बाहर के किसी एलिमेंट में नहीं। अच्छा, जैसे? जैसे वावल्स का सेट V इक्वल्स X सच दैट X इंग्लिश अल्फाबेट का वाउल है। ओके, इसको पढ़ते कैसे हैं? V उन सभी x का सेट है जहां X इंग्लिश अल्फाबेट का एक वाउल है। वो कोलन डॉट का मतलब होता है सच दैट या जहां, और कर्ली ब्रेसेस SQ का मतलब है द सेट ऑफ ऑल। एक और एग्जाम्पल? जैसे A इक्वल्स X सच दैट X एक नेचुरल नंबर है और 3x 10। तो इसमें एलिमेंट्स हुए 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल। ये रोस्टर फॉर्म 4 5 6 7 8 9 से ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना? हाँ, ये तो है। ओके, अब कुछ खास तरह के सेट्स जैसे एम्प्टी सेट। हाँ, एम्प्टी सेट
या नल सेट या वॉइड सेट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल खाली। इसे फाई से या सिर्फ खाली ब्रेसेस से दिखाते हैं। सही। जैसे 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हुआ। या x² 2 = 0 का रैशनल सोल्यूशन। हाँ, इसके सॉल्यूशंस √2 और -√2 हैं जो रैशनल नहीं है। तो रैशनल सॉल्यूशंस का सेट एम्प्टी है, फाई। या 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, वो भी कोई नहीं है। राइट, सिर्फ 2 ही इवन प्राइम है। ठीक है, फिर आते हैं फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। ये तो नाम से ही क्लियर है काफी हद तक। अगर सेट एम्प्टी है या उसमें गिने जा सकने वाले एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। और अगर एलिमेंट्स को गिना ना जा सके, खत्म ही ना हो, तो वो इन्फिनिट है। जैसे हफ्ते के दिन फाइनाइट हैं, 7 एलिमेंट्स। लेकिन एक लाइन पर पॉइंट्स इन्फिनिट। हाँ, या नेचुरल नंबर्स का सेट n = 1, 2, 3... ये भी इन्फिनिट है। इन्फिनिट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम शुरू के कुछ एलिमेंट्स लिखकर डॉट लगा देते हैं, जैसे 1, 2, 3, ... हाँ, अगर पैटर्न क्लियर हो तो। लेकिन ध्यान रहे, सभी इन्फिनिट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे रियल नंबर्स R का सेट, क्योंकि उनके एलिमेंट्स के बीच कोई सिंपल पैटर्न नहीं है जिसे लिस्ट करके डॉट लगा दें। आप 1 और 2 के बीच के ही सारे रियल नंबर्स लिस्ट नहीं कर सकते। सही बात है। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट, इक्वल सेट्स। हाँ, 2 सेट्स A और B इक्वल तब होते हैं जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, बिल्कुल वही के वही। तब हम लिखते हैं A = B। ऑर्डर या रेपिटेशन से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, 1, 2, 3 और 3, 1, 2 इक्वल हैं। 1, 2, 3 और 2, 2, 1, 3, 3 भी इक्वल हैं। ओके, और इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है सबसेट्स का। हाँ, सेट A सेट B का सबसेट लिखते हैं A सबसेट B तब होता है जब A का हर एक एलिमेंट B में भी हो। जैसे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स सेट X और मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स सेट Y, तो Y सबसेट X होगा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स स्कूल के स्टूडेंट्स तो हैं ही, तो Y सबसेट X। ठीक है। सबसेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर सेट खुद का सबसेट होता है, A सबसेट A। अच्छा, एम्प्टी सेट फाई हर सेट का सबसेट होता है, फाई सबसेट A। ये भी ठीक है। और अगर A सबसेट B और B सबसेट A दोनों सच हैं, तो इसका मतलब A = B, if and only if। ओके, और एक टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। हाँ, अगर A सबसेट B है लेकिन A और B इक्वल नहीं है, A ≠ B, तो A B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है और B को A का सुपरसेट कहते हैं। मतलब B में A के अलावा कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ओके, और सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे A। ठीक है। एक कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम्पल 11 से रिलेटेड था शायद। अगर A एलिमेंट है B का और B सबसेट है C का, तो क्या A सबसेट C होगा? जरूरी नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो A = 1, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 है। अब B = 1, 2, इस सेट B के 2 एलिमेंट्स हैं, सेट 1 और नंबर 2। और C = 1, 2, 3। ओके, यहां देखो, A in B है क्योंकि सेट 1 B का एलिमेंट है, और B सबसेट C भी है क्योंकि B के दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 C में हैं। हाँ, दिख रहा है। लेकिन क्या A सबसेट C है? मतलब क्या A का हर एलिमेंट C में है? A का एलिमेंट है 1, क्या 1 C में है? नहीं, C के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। नंबर 1 C का एलिमेंट नहीं है, तो A सबसेट C नहीं है। ओह, अच्छा, एलिमेंट 1 और नंबर 1 अलग चीजें हैं। गॉट इट। एलिमेंट कभी खुद का सबसेट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। फिर हमने रियल नंबर्स R के सबसेट्स देखे थे, N सबसेट Z सबसेट Q सबसेट R। ये चेन इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के सबसेट हैं, इंटीजर्स रैशनल्स के, रैशनल्स रियल्स के, और इरैशनल नंबर्स T भी R का सबसेट है, T सबसेट R। लेकिन N T का सबसेट नहीं है, N डज नॉट सबसेट T, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इरैशनल नहीं होते। राइट। और इंटरवल्स भी R के सबसेट्स होते हैं। हाँ, जैसे ओपन इंटरवल AB जिसमें A और B इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल AB जिसमें A और B इंक्लूडेड है, और सेमी ओपन क्लोज्ड जैसे A, B या फिर A, B।
इनकी लेंथ b-a होती है। सही। और एक लास्ट सेट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट, यू। ये क्या होता है? जब हम किसी खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा बेसिक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स और सबसेट्स को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। मतलब? जैसे अगर हम सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो Z यूनिवर्सल सेट हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज कर रहे हैं तो दुनिया के सभी लोग यूनिवर्सल सेट U हो सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, और इसको विजुअलाइज करने के लिए वेन डायग्राम्स यूज करते हैं? हाँ, जॉन वेन के नाम पर यूनिवर्सल सेट U को एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसके अंदर उसके सबसेट्स को सर्कल से। सेट्स के बीच रिलेशनशिप्स को देखने का ये बहुत अच्छा विजुअल तरीका है। बिल्कुल। तो ये थे सेट्स के बेसिक्स। अब इन पर ऑपरेशंस की बात करते हैं। जैसे नंबर्स पर प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड होते हैं। हाँ, वैसे ही सेट्स पर भी ऑपरेशंस हैं। पहला है यूनियन। यूनियन A यूनियन B। इसका क्या मतलब है? ये वो सेट है जिसमें A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ एक बार लिए जाते हैं। फॉर्मली A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X इन A और X इन B। वो या और इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं। A इज इक्वल टू 2 4 6 8, B इज इक्वल टू 6 8 10 12। तो A यूनियन B होगा 2 4 6 8 10 12। एग्जैक्टली 6 और 8 दोनों में थे पर यूनियन में एक ही बार आए। हॉकी फुटबॉल टीम वाला एग्जाम्पल भी था सोर्स में। अगर X हॉकी टीम के प्लेयर्स का सेट है और Y फुटबॉल टीम के, तो X यूनियन Y उन सभी प्लेयर्स का सेट होगा जो या तो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में या दोनों में। ठीक है। वेन डायग्राम में A यूनियन B दोनों सर्कल्स का पूरा शेडेड एरिया होता है। सही। और यूनियन कम्यूटेटिव होता है। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। एसोसिएटिव भी होता है। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन यूनियन B यूनियन C। और A यूनियन phi इज इक्वल टू A, आइडेंटिटी लॉ। A यूनियन A इज इक्वल टू A, आइडेंटिटी लॉ। ओके। दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B वो सेट है जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जो A और B दोनों में कॉमन है। मतलब दोनों में होने चाहिए। हाँ, डेफिनेशन। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X इज इन A और X इज इन B। यहाँ और इम्पॉर्टेंट है। उसी एग्जाम्पल में A इक्वल्स टू 4 6 8, B इक्वल्स 6 8 10 12। कॉमन क्या है? सिर्फ 6 और 8। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स 6 8। करेक्ट। वेन डायग्राम में A इंटरसेक्शन B सिर्फ वो ओवरलैपिंग हिस्सा होता है जो दोनों सर्कल्स में कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स 5। तो A और B डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 8 और ऑड नंबर्स का सेट 1 3 5 7 डिसजॉइंट है। वेन डायग्राम में उनके सर्कल्स अलग अलग बनेंगे। ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव A इंटरसेक्शन B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A। एसोसिएटिव A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लॉ ऑफ phi एंड U। phi इंटरसेक्शन A इक्वल्स phi, U इंटरसेक्शन A इक्वल्स A। आइडेम्पोटेंट लॉ A इंटरसेक्शन A इक्वल्स A। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या है? इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये वेन डायग्राम से इजीली वेरीफाई हो जाता है। ओके। तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस। A माइनस B। ये वो सेट है जिसमें A के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो B में नहीं है। डेफिनेशन, A B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग टू B। A में हो पर B में ना हो। एग्जाम्पल, A बराबर है 1 2 3 4 5 6, B बराबर है 2 4 6 8। तो A भी होगा 1 3 5। हाँ, और B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, सिर्फ 8। बिल्कुल। तो इससे क्लियर है कि A, B और BA जनरली अलग अलग होते हैं। डिफरेंस कम्यूनिटेटिव नहीं है। वेन डायग्राम में AB A सर्कल का वो पार्ट होता है जो B से ओवरलैप नहीं करता। समझ गई। और चौथा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट। हाँ, A का कॉम्प्लीमेंट A डैश या AC। ये यूनिवर्सल सेट U के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ये U के वो सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो A में नहीं है। बेसिकली A डैश इक्वल टू UA। इसके लिए यूनिवर्सल सेट पता होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एग्जाम्पल, अगर U इक्वल्स टू 1 to 10
और a इक्वल्स टू 13579 ऑड नंबर्स, तो a डैश क्या होगा? बाकी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज? कुछ बेसिक हैं। a यूनियन a डैश इक्वल्स u, a और a के बाहर का सब कुछ मिलाकर u बनेगा। a इंटरसेक्शन a डैश इक्वल्स phi, a और a के बाहर कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर डी मॉर्गन्स लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या थे? पहला, a यूनियन b डैश इक्वल्स a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होता है। दूसरा, a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल्स a डैश यूनियन b डैश। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन होता है। ओके, ये याद रखने वाले हैं। और लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, a डैश होल डैश इक्वल्स a। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल सेट होता है। और लॉज ऑफ एम्प्टी यूनिवर्सल सेट, phi डैश इक्वल्स u, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट, और u डैश इक्वल्स phi, पूरे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट। गुड। तो हमने सेट्स को डिफाइन करना, रिप्रेजेंट करना और उन पर ऑपरेशंस करना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ आता है रिलेशंस का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी रिलेशन से भरी है। भाई बहन, टीचर स्टूडेंट, मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। जैसे एक नंबर दूसरे से छोटा है, n इज लेस देन m, एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, एक सेट दूसरे का सबसेट है। इन सब में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात है कि रिलेशन हमेशा कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच होता है, एक पेयर में, और अक्सर उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको फॉर्मली डिफाइन करने के लिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा। हाँ, दो नॉन एम्प्टी सेट्स p और q का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं p क्रॉस q। उन सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स p कॉमा q का सेट होता है, जहां पहला एलिमेंट p सेट p से आता है और दूसरा एलिमेंट q सेट q से। फॉर्मली p क्रॉस q इज इक्वल टू p कॉमा q, वेयर p बिलोंग्स टू p, q बिलोंग्स टू q। मतलब सारे पॉसिबल पेयर्स बना लो। एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू रेड कॉमा ब्लू, b इज इक्वल टू बैग कॉमा शर्ट। तो a क्रॉस b होगा रेड कॉमा बैग, रेड कॉमा शर्ट, ब्लू कॉमा बैग, ब्लू कॉमा शर्ट। एग्जैक्टली। सेट A में 2 एलिमेंट्स थे, सेट B में 2। तो A क्रॉस B में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 पेयर्स बने। जनरल रूल यही है। अगर n ऑफ A इज इक्वल टू P और n ऑफ B इज इक्वल टू Q, तो n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। P कॉमा Q और Q कॉमा P अलग है। हाँ, जनरली अलग हैं। जैसे रेड कॉमा बैग और बैग कॉमा रेड अलग पेयर्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे r क्रॉस r या r स्क्वायर। वो 2D प्लेन के सभी पॉइंट्स x कॉमा y को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और r क्रॉस r या r क्यूब 3D स्पेस के सभी पॉइंट्स x, y, z को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हुई सारी पॉसिबल पेयरिंग्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या है इसके रेफरेंस में? रिलेशन R सेट A से सेट B तक सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। हम A क्रॉस B के सारे पॉसिबल पेयर्स में से कुछ खास पेयर्स चुन लेते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन या रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, तो रिलेशन A क्रॉस B का ही एक हिस्सा है। हाँ, एग्जाम्पल, P इज इक्वल टू ABC, Q इज इक्वल टू अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। हम एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं। R इज इक्वल टू x कॉमा y, x नाम y का पहला लेटर है। तो R में कौन कौन से पेयर्स आएंगे P क्रॉस Q से? A कॉमा अली आएगा, B कॉमा भानु आएगा, B कॉमा बिनोय भी आएगा, C कॉमा चंद्रा आएगा। बस, तो R इज इक्वल टू A कॉमा अली, B कॉमा भानु, B कॉमा बिनोय, C कॉमा चंद्रा। ये P क्रॉस Q का एक सबसेट है। ठीक है। रिलेशंस के साथ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जुड़ी हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। हाँ, डोमेन होता है रिलेशन R के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। ऊपर वाले एग्जांपल में डोमेन इज इक्वल टू ABC। रेंज होता है सेकंड एलिमेंट्स का सेट, इमेजेस का। सही। रेंज इज इक्वल टू अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। और कोडोमेन पूरा का पूरा सेकंड सेट होता है, यानी Q इज इक्वल टू अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। हाँ, बिल्कुल, रेंज कोडोमेन। ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिव्या कोडोमेन में है, पर रेंज में नहीं आई क्योंकि D डोमेन में नहीं था। रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म
और एरो डायग्राम भी है। हाँ, एरो डायग्राम एक विजुअल तरीका है। हम दोनों सेट्स बनाते हैं और एरोस से रिलेटेड एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। काफी हेल्पफुल होता है विजुअलाइज करने में। तो हमने देखा कि रिलेशन दो सेट्स के एलिमेंट्स को लिंक करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के जरिए। अब हम एक और भी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिलेशन की बात करेंगे, फंक्शंस यानी फलन। हाँ, फंक्शंस, ये मैथमेटिक्स में बेहद इंपॉर्टेंट है। फंक्शन को आप एक रूल या एक मशीन की तरह सोच सकते हैं। इनपुट दो, आउटपुट मिलेगा। क्या हर फंक्शन एक रिलेशन होता है? हाँ, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने के लिए कुछ खास कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? एक रिलेशन फॉर या सेट ए से सेट बी तक फंक्शन तब कहलाता है जब वो दो कंडीशंस पूरी करे। पहली, सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए। का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। डोमेन पूरा सेट ए होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन? ए के किसी भी एलिमेंट की सेट बी में एक और सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब एक इनपुट से दो अलग आउटपुट नहीं। एग्जैक्टली। No two distinct ordered pairs in F can have the same first element. Unique output for every input. अगर f a से b तक एक फंक्शन है, f a to b और a, b उसमें है, तो हम f of a equals to b लिखते हैं। यहाँ b इमेज है, a प्री इमेज है। सही। और वो यूनिक इमेज वाली कंडीशन क्रूशल है। एक सोर्स में अच्छी एनालॉजी थी। फंक्शन में कन्वर्जिंग रेज अलाउड हैं। मतलब? कई अलग अलग इनपुट्स सेम आउटपुट पर पॉइंट कर सकते हैं। जैसे f of x equals to x square में f2 equals to 4 और f minus 2 equals to 4। ये अलाउड है। ओके। लेकिन डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं है। यानी एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स नहीं निकाल सकते। जैसे रिलेशन r is equals to x, y, x is equals to y square में x is equals to 9 के लिए y is equals to 3 भी है और y is equals to -3 भी, तो ये फंक्शन नहीं है। करेक्ट, क्योंकि इनपुट 9 की दो इमेजेस 3 और -3 आ रही हैं, यूनिक नहीं है। तो पहले वाले रिलेशन एग्जाम्पल्स में से r is equals to x, y is equals to x plus 1 on a is equals to 1, 6 फंक्शन नहीं था, क्योंकि 6 की इमेज नहीं थी। सही, पहली कंडीशन फेल हो गई। r is equals to x, y, x is equals to y square भी फंक्शन नहीं था। दूसरी कंडीशन फेल हो गई, यूनिकनेस। लेकिन r is equals to x, y is equals to 2x, x, y belongs to n, ये फंक्शन है। हाँ, ये फंक्शन है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर x के लिए एक यूनिक इवन नेचुरल नंबर 2x एग्जिस्ट करता है। दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, फंक्शंस जिनका रेंज रियल नंबर्स या r का सबसेट हो, उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। हाँ, और अगर डोमेन और रेंज दोनों ही r या r के सबसेट्स हों तो उन्हें रियल फंक्शन कहते हैं। यही फंक्शंस हम कॉमनली कैलकुलस वगैरह में पढ़ते हैं। सोर्सेज में कुछ कॉमन फंक्शंस और उनके ग्राफ्स भी मेंशन किए गए थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन f of x equals to x। हाँ, जो इनपुट वही आउटपुट। ग्राफ एक सीधी लाइन होती है जो ओरिजिन से 45 डिग्री एंगल पर जाती है। डोमेन r, रेंज r। कांस्टेंट फंक्शन f of x equals to c। इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा c। करेक्ट। ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। डोमेन r, रेंज सिर्फ c। पोलिनोमियल फंक्शन जैसे f of x equals to x square, f of x equals to x cube। हाँ, f of x स्क्वायर का ग्राफ एक U शेप का कर्व, पैराबोला होता है। f of x क्यूब का S शेप कर्व होता है। इनके डोमेन्स r होते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन f of x equals to x हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। सही। ग्राफ V शेप का होता है, ओरिजिन पर कॉर्नर, डोमेन r, रेंज 0, इन्फिनिटी। और भी थे रैशनल फंक्शंस जैसे 1/x, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इनके अपने स्पेसिफिक ग्राफ्स और प्रॉपर्टीज होते हैं। हाँ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ स्टेप्स जैसा दिखता है, इसलिए स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। 2.2 equals 2, -1.5 equals -2। ठीक है, और जैसे नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही फंक्शंस को भी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। हाँ, अगर f और g दो रियल फंक्शंस हैं विद सेम डोमेन x, तो हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। जैसे f plus g, x is equal to fx plus gx। हाँ, पॉइंट वाइज एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, f gx equals to fx gx। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, alpha fx equals to alpha fx।
मल्टीप्लिकेशन FGX is equal to FXGX। और कोशेंट FGX equals to F of X, G of X। लेकिन यहाँ शर्त है कि GX 0 ना हो उस X के लिए। राइट। इससे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को सिंपलर फंक्शन से बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा सफर, सिंपल कलेक्शन से शुरू करके उन्हें रिप्रेजेंट करना, उन पर ऑपरेट करना, यूनियन, इंटरसेक्शन एटसेट्रा सीखा। फिर सेट्स के एलिमेंट्स को कनेक्ट करना सीखा रिलेशंस के थ्रू, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का यूज करके। और फाइनली एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन टाइप फंक्शंस को समझा जो इनपुट्स को प्रिडिक्टेबल आउटपुट्स में बदलते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स की ABC की तरह हैं। इनकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के बिना आगे बढ़ना, खासकर हायर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस सिर्फ एग्जाम के टॉपिक्स नहीं है, ये मॉडर्न मैथमेटिक्स और लॉजिक की बुनियाद है। हाँ, इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटाबेस थियरी, प्रोग्रामिंग हर जगह काम आती है। आज की इस गहरी चर्चा का मकसद था लिसनर को इन फंडामेंटल आइडियाज से वेल इन्फॉर्म्ड बनाना, उनकी पावर और उनके इंटरकनेक्शन को हाईलाइट करना। हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब इन कॉन्सेप्ट्स की अहमियत, इनकी इंपॉर्टेंस क्लियर होगी। जरूर। एक आखिरी सवाल लिसनर के लिए छोड़ जाते हैं फिर। हमने कहा कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लेकिन क्या इतनी सिंपल लगने वाली चीज जैसे सभी सेट्स का सेट, क्या ये भी वेल डिफाइंड हो सकता है? क्या इसमें कोई पैराडॉक्स, कोई कॉन्ट्रडिक्शन छिपा हो सकता है? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। शायद हर चीज उतनी सिंपल नहीं होती जितनी शुरू में दिखती है। आपका सवाल एक बहुत फेमस पैराडॉक्स की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा? हाँ, रसल्स पैराडॉक्स। उसने 20वीं सेंचुरी के शुरू में सेट थ्योरी की नींव हिला दी थी। पर वो एक अलग और गहरी कहानी है, कुछ सोचने के लिए। अगली बार तक।